हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री लेसन 10 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है शहरी एवं ग्राम्य जीवन। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था मौर्य सम्राट अशोक के शासन काल में मगध का साम्राज्य उत्कर्ष पर था। यानी कि अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा हुआ था। आज के अध्याय में हम मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य काल के बाद के खेती और कृषि के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मौर्य काल के बाद कृषि कैसे होती थी, खेती का विस्तार कैसे हुआ, व्यापार का विस्तार कैसे हुआ, तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लोहे के प्रयोग ने कृषि एवं उत्पादन को बढ़ाया, जिससे साम्राज्य की समृद्धि बढ़ी। लगभग 185 ईस्वी पूर्व में अशोक के अक्षम उत्तराधिकारी एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी एकता छिन्न भिन्न हो गई। अशोक के अक्षम उत्तराधिकारी यानी कि 185 ईस्वी पूर्व जो है सम्राट अशोक के अक्षम उत्तराधिकारी थे, मतलब उनके उत्तराधिकारी राज्य चलाने के योग्य नहीं थे एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। शासक अगर अच्छे से शासन ना कर रहा हो या फिर वो अयोग्य शासक हो तो ऐसे में साम्राज्य का पतन होना स्वाभाविक है। तो अक्षम उत्तराधिकारी के कारण और प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी एकता छिन्न भिन्न हो गई। परिणाम स्वरूप देश के अंदर कई छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आए। तो इसके बाद क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन होने के बाद देश के अंदर जो भी छोटे बड़े राज्य थे सब अलग अलग हो गए। जो भी एक में मिला हुआ था जो राज्य वो सभी अलग अलग हो गया। मगध में शुंग वंश एवं कण्व वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश एवं कलिंग में खारवेल राजवंश के शासन की शुरुआत हुई। तो ये सब कब हुआ, मौर्य वंश का पतन होने के बाद। इसी समय भारत में विदेशियों के भी कई आक्रमण हुए। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया तो उसके बाद भारत में विदेशियों के आक्रमण हुए। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कई भागों में हिंद यूनानियों का शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशियाई शकों का शासन रहा। हालांकि लगभग 200 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारत में लगातार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, फिर भी यह काल कृषि एवं उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस काल में कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास तथा उद्योग एवं व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई। एक तरफ व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के अंदर स्थल मार्ग की खोज की तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते भी खुले। इस अध्याय में आप मौर्योत्तर कालीन कृषि एवं व्यापार का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम लोग मौर्योत्तर कालीन कृषि यानी कि मौर्य काल के बाद कृषि एवं व्यापार का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है खेती का विकास। मौर्य काल के बाद खेती का विकास कैसे हुआ। खेती के विकास में लोहे के औजार का विशेष महत्व रहा है। खेती का प्रारंभ हजारों वर्ष पहले लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन उत्पादन इतना अधिक नहीं था कि उसे लोग बाजार में जाकर बेच सकें और अपनी अतिरिक्त ज़रूरतों को पूरा कर सकें। मौर्य काल में लोगों के द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए उससे खेती का काम तेज़ी से होने लगा। मौर्योत्तर काल यानी कि मौर्य काल के बाद में भी इसके विकास का क्रम जारी रहा। यानी कि मौर्य काल के बाद भी लोहे के औजार बनाने का काम जारी रहा। लोगों ने लोहे की कुल्हाड़ी से जंगल को साफ कर जमीन को खेती के लायक बनाया। लोहे के फाल से खेतों की जुताई आसानी से गहराई तक किए जाने लगे। ऐसा नहीं था कि पहले खेती के लिए जंगल को साफ नहीं किया जाता था, लेकिन लोहे की जगह लकड़ी, पत्थर और कांसे के औजार का प्रयोग होता था। खेती के विकास में लोहे के औजारों के साथ साथ अधिरोपण तकनीक का भी विशेष महत्व था। जैसे कि धान का बीज तैयार कर पुनः रोपने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। अब यहाँ पर सिंचाई के बारे में है। सिंचाई की व्यवस्था, हमारे यहाँ खेती शुरू से मानसून पर निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो खेती होगी, अन्यथा सूखा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी ही परिस्थितियाँ होती है।
अतः यानी कि इसलिए खेती के लिए सूखे से निपटने हेतु प्राचीन काल से ही प्रयास जारी है। उत्तर वैदिक काल में घटी यंत्र का प्रयोग यानी रेहट का वर्णन है। यद्यपि सिंचाई हेतु यानी कि हालांकि सिंचाई के लिए नहरों, कुओं, तालाबों और कृत्रिम झीलों का उपयोग मौर्य काल में भी होता था, लेकिन उसके बाद के शासकों ने इसमें उत्तरोत्तर विकास किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। मौर्य काल में भी नहरों, कुओं और तालाबों और कृत्रिम झीलों का उपयोग होता था, लेकिन बाद के शासकों ने इसमें और ज़्यादा विकास किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। अब सुदर्शन झील के बारे में है। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। यह गुजरात में स्थित है। यह गुजरात में है। इस झील से सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई, लेकिन 400 साल बाद आए भयंकर तूफान से इसके तटबंध टूट गए और उसका सारा पानी बह गया। इसकी जानकारी हमें रुद्रमन नामक शासक के एक अभिलेख, जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रमन नामक शासक के अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। तो इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। किसके बारे में? सुदर्शन झील के बारे में। इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन ने इसे दोबारा बनवाया। जब वो झील टूट गया, जब उसके तटबंध टूट गए थे, तो रुद्रमन ने उसको दोबारा बनवाया। इस झील के तटबंधों को पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक मजबूत बनाया गया। रुद्रदामन अपने अभिलेख में यह भी जानकारी देता है कि इसके मरम्मत कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया। सारा खर्च सरकारी खजाने से किया गया। पुनः यानी फिर से यह 300 वर्षों बाद टूट गया, जिसको बनवाने का कार्य बाद के गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त ने किया। जब ये फिर से 300 वर्ष के बाद टूट गया, तो फिर से उसको बनवाया गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने। तो हमने अभी 3 चीज़ें पढ़ी। एक है खेती का विकास, पहला हमने खेती का विकास पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा हमने सिंचाई की व्यवस्था, तीसरा हमने पढ़ा सुदर्शन झील के बारे में। हम पढ़ेंगे खेती के विकास के फायदे, फिर हम पढ़ेंगे व्यापार के बारे में। तो पहले हम खेती के विकास के फायदे को पढ़ते हैं। सिंचाई एवं औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा, लोगों को खेती के कार्य में रोजगार मिला और साथ ही साथ उनकी मजदूरी भी बढ़ी। तो खेती के विकास से क्या क्या फ़ायदा हुआ है उसके बारे में दिया गया है कि सिंचाई एवं औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा। पहला फ़ायदा तो ये हुआ, और लोगों को खेती के कार्य में रोजगार मिला, साथ ही साथ उनकी मजदूरी भी बढ़ी। राजाओं द्वारा सिंचाई का प्रबंध किए जाने से एवं उत्पादकता बढ़ने से उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा। तो इससे राजाओं को भी फायदा हुआ। राजा को अधिक धन की प्राप्ति ने उसे महल बनाने, सेना रखने एवं किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध कराए। अधिक उत्पादन ने उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया। व्यापार का विकास इनका एक प्रमुख परिणाम था। तो खेती के विकास से क्या क्या हुआ? सिंचाई और औजार के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा और लोगों को रोजगार मिला, उनकी मजदूरी बढ़ी, और राजाओं को भी फायदा हुआ कि उनको राजस्व जो है अधिक प्राप्त होने लगा। मतलब राजा को धन की प्राप्ति अधिक होने लगी, जिससे उनको महल बनाने, सेना रखने, किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध हुए। अधिक उत्पादन होने के बाद उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला, मतलब नए नए उद्योग भी बनने लगे और इससे व्यापार का भी विकास हुआ। अब यहाँ पे व्यापार के बारे में है। इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने पर हुआ। व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल में ही कई स्थल मार्गों का निर्माण एवं विकास किया गया था। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति को जोड़ने वाली सड़कें स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। मौर्योत्तर काल में दक्षिण में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ। कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया से भी जुड़े हुए थे। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुस्तानी, शक, कुषाण आदि शासकों के राज्य स्थापित होने से उपमहाद्वीप का पश्चिमी एवं मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था, जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। यह रेशम मार्ग था, क्योंकि चीन से होने वाला रेशम का व्यापार प्रायः इसी मार्ग से होता था। रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग
इन्हीं क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। रोम भारत में निर्मित विलासिता की सामग्री जैसे रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत से बने आभूषण आदि का एक बड़ा ग्राहक था। तो रोम जो है वो भारत का ग्राहक था। तो भारत में ये सारी चीज़ें बनती थी, रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत से बने आभूषण, तो ये सारा चीज़ जो है रोम खरीदता था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रोम भारत में निर्मित विलासिता सामग्री के एक बड़ा ग्राहक था। अब है संगमकालीन व्यापार। दक्षिण भारत में 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 3वीं शताब्दी तक का काल संगम काल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान दक्षिण भारत में व्यापक व्यापार वाणिज्य के प्रमाण मिलते हैं। संगम साहित्य के अनुसार यहाँ की भूमि काफ़ी उर्वर थी। पर्याप्त मात्रा में अनाज, फल फूल, मसाले, मांस एवं मछली यहाँ के लोगों को उपलब्ध थे। कृषि से प्राप्त राजस्व आय का प्रमुख स्रोत था, लेकिन आंतरिक एवं विदेशी व्यापार संगम काल की समृद्धि का मुख्य कारण था। आय का मुख्य स्रोत था कृषि से प्राप्त राजस्व, लेकिन आंतरिक एवं विदेशी व्यापार संगमकालीन समृद्धि का मुख्य कारण था। समृद्धि का मुख्य कारण था आंतरिक एवं विदेशी व्यापार। कई बंदरगाह वाले शहर व्यापार के केंद्र थे, जिनमें पुहाड़ भी एक था। सर्वाधिक लाभप्रद समुद्री व्यापार दक्षिण भारत से होने वाला रोमन व्यापार था। सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार जो है रोम की तरफ से होता था। दक्षिण भारत के तीनों राजवंश के शासकों चोल, पांड्य और चेर ने संगमकालीन व्यापार को काफ़ी उन्नत बनाया। अब यहाँ पर एक नोट है संगम काल के बारे में। संगम शब्द का तात्पर्य कवियों की सभा से है। दक्षिण भारत के शासक समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करवाते थे। इन कवियों का काम ऐसे साहित्य की रचना करना था जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा वाणिज्य एवं शिल्प आदि की जानकारी सभी को मिल सके। इनके द्वारा लिखे गए साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण में 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल एवं चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। अब यहाँ पर है पुहाड़ की व्यापारिक गतिविधियाँ एवं अवलोकन। पुहाड़ संगम काल का काफ़ी सुविधाजनक बंदरगाह था, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। यहाँ विदेशों के माल लेकर आने वाले बड़े बड़े जहाज भी बिना पाल उतारे ही तट पर आ जाते थे। विदेशों से आयात होने वाली बहुमूल्य सामग्री गोदी बाड़े यानी डॉकयार्ड पर उतारी जाती थी। विदेश से व्यापार के कारण पुहाड़ के लोग काफ़ी धनी हो गए थे। इस नगर में अनेक ऊंचे ऊंचे और भव्य भवन थे। ये भवन कई मंजिल वाले थे। इनमें अलग अलग कक्ष थे। प्रत्येक भवन में गलियारे, बरामदे तथा अनेक कमरे होते थे। इन भवनों में ऊपर तो धनी व्यापारियों का परिवार रहता था और नीचे के मंजिल का उपयोग व्यापार के लिए होता था। समुद्र तट पर स्थित व्यापारी जहाज़ों पर ध्वज लहराते थे। इनके साथ विभिन्न रंगों के झंडे भी होते थे, जो जहाज़ों पर लदे विशिष्ट प्रकार के माल तथा फैशन परस्तों के लिए उपयोगी सामान का एक प्रकार से विज्ञापन करते थे। संगमकालीन भारत के तटीय शहरों तोंडी, मुजरिस, पुहाड़, अरिकमेडु में यवन व्यापारी काफ़ी संख्या में रहते थे। ये लोग बोतल में शराब, विभिन्न प्रकार के दीपक एवं सोना लाते थे। इसके बदले ये लोग काली मिर्च एवं अन्य मसाले तथा समुद्र एवं पर्वत के प्राप्त दुर्लभ वस्तुओं को यहाँ से ले जाते थे। यहाँ हुई खुदाई में रोमन सुराहियों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के तथा ग्रेफाइट के चिन्हों वाले काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनसे हमें भारत का रोम के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। भारत द्वारा निर्यात किए गए सामान के बदले बड़ी मात्रा में सोने एवं चांदी के सिक्के भी यहाँ आते थे। अब यहाँ पे है कि विनिमय के साधन क्या थे। विनिमय के साधन सिक्के, तो उस टाइम सिक्का चलता था। व्यापार वाणिज्य में विकास के साथ ही विनिमय यानी लेन देन के साधन के रूप में सिक्के का प्रचलन बढ़ा। पहले व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन अब सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा। पहले असमान भार वाले तथा अमानकीकृत यानी आह सिक्कों का उपयोग किया जाता था, परंतु मौर्यों के बाद मौर्यों के बाद भारत में आंतरिक और बाह्य व्यापार का व्यापक विकास हुआ। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। तो ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को भारत में पहली बार जारी किया। अब यहाँ पे आहत सिक्के के बारे में एक नोट है। चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्हों
को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। कुषाण शासकों के समय सोने और चांदी के जो सिक्के जारी किए गए थे उनका प्रचलन व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था। इन शासकों के द्वारा दैनिक कार्यों के उपभोग के लिए तांबे के सिक्के भी प्रचलन में लाए गए। पुरातत्वविदों को इस काल के सिक्के बड़े पैमाने पर मिले हैं। इन सिक्कों से हमें उसके जारी करने वाले शासकों के समय व्यापार, वाणिज्य एवं आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है। सिक्कों पर शासकों, देवताओं आदि के चित्र अंकित रहने से उस काल के कलात्मक विकास की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। कुषाण शासक के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित मिलते हैं, अतः ये सिक्के उस समय भी आर्थिक संपन्नता एवं धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आहत सिक्का और ये है कुषाण कालीन सिक्के, सातवाहन सिक्के, शक सिक्के और हिंद यवन सिक्के के चित्र दिए गए हैं। शहर की समृद्धि एवं शहर विभिन्न गतिविधियों का केंद्र। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्रों में अत्यधिक विकास ने शहरों की समृद्धि को बढ़ाया। जातक कथाओं से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह लोग व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे थे। शहर कई गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। वे शिल्प, कला, व्यापार, वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि के केंद्र के रूप में विकसित थे। इस समय उत्तरी भारत के प्रमुख नगर थे तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी आदि। दक्षिण भारत में टगर, पैठन, धन्य, कटक, अमरावती, अरिकमेडु आदि महत्वपूर्ण शहर थे। तो ये उत्तर भारत के शहर और दक्षिण भारत के शहरों के नाम दिए गए हैं। अब पाटलिपुत्र के बारे में है। विभिन्न गतिविधियों के केंद्र के रूप में हम पाटलिपुत्र यानी पटना का उदाहरण ले सकते हैं। यह महाजनपद काल से ही अर्थात 6ठी शताब्दी से पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। पाटलिपुत्र यानी पटना जो है 6ठी शताब्दी से पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। यहाँ यातायात के लिए 2 तरह के साधन उपलब्ध थे। पहला तो जल मार्ग और स्थल मार्ग। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला की ओर जाने वाला स्थल मार्ग पाटलिपुत्र से ही होकर जाता था। दूसरी ओर जल मार्ग द्वारा ताम्रलिप्ति यानी कि बंगाल बंदरगाह तक यहाँ से रास्ता जाता था। यह बर्मा और श्रीलंका के लिए प्रमुख बंदरगाह था। शहर की चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं को ठहरने के लिए कई संघाराम थे। वर्तमान पटना का भिखना पहाड़ी संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह थी। पाटलिपुत्र राजकीय एवं लोक कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित था। आसपास के किसान एवं पशुपालक अपने उत्पादन को बेचने शहर आया करते थे। पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक प्रशासनिक गतिविधि का प्रधान केंद्र बना रहा। यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी निवास करते थे जो उच्च वर्ग के आय समूह के लोग होते थे। इनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां विकसित की गई थी। इन अधिकारियों द्वारा मठों एवं मंदिरों को दान दिया जाता था। प्रायः शहर के राजा, रानी, बड़े बड़े अधिकारी, धनी व्यापारी एवं शिल्पकार दान देते थे। स्रोतों से जानकारी मिलती है कि यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, रथ बनाने वाले रथकार, सोनार, लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि निवास करते थे। मौर्योत्तर काल के सभी गांव एक समान नहीं थे। उन पर कहीं परिस्थिति एवं जलवायु का असर था तो कहीं सांस्कृतिक भिन्नता थी। पहाड़ी एवं वन्य प्रदेश के गांव दूर दूर तक बसे थे एवं उनकी जनसंख्या विरल थी, जबकि गंगा घाटी के गांव घनी आबादी से युक्त थे। उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के गांव की प्रशासनिक संरचना, स्थानीय प्रशासन थोड़ी भिन्न थी। तो चलिए देखते हैं गाँवों का सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर कैसा था। गांव में प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था, जिसे ग्राम भोजक भी कहा जाता था। गांव में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति गांव का मुखिया होता था, जिसको ग्राम भोजक कहा जाता था। यह पद वंशानुगत होता था। इसके पास गांव में सबसे अधिक भूमि होती थी। ये खेती करने के लिए दास या गुलाम, जिसको बंधुआ मजदूर कहते हैं, रखते थे। ये राजा के लिए कर भी वसूलते थे तथा न्यायाधीश एवं पुलिस का भी काम करते थे। ये राजा के लिए कर वसूलते थे और न्यायाधीश यानी कि जज एवं पुलिस का भी काम करते थे। छोटे स्तर के किसान जिनके पास अपनी भूमि होती थी उसे गृहपति कहा जाता था। छोटे स्तर के किसानों को
गृहपति कहा जाता था। गांव में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी और वे दूसरों के ज़मीन पर मजदूरी करते थे। इस तरह के लोगों में दास, कर्मकार, जिसको शिल्पकार कहते हैं, आदि शामिल थे। दक्षिण भारत के बड़े किसानों को विल्लाल कहा जाता था। छोटे किसान उनवार कहलाते थे। बड़े किसानों को वेल्लाल कहा जाता था और छोटे किसान उनवार कहलाते थे। भूमिहीन मजदूर वर्ग एवं दासों को कडेसियार और आदिमाई कहा जाता था। अधिकांश गांव जो बड़े बड़े होते थे उनमें लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे शिल्पकार भी रहते थे। मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल के बाद भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई तरह के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। कश्मीर, कौशल, विदर्भ और कलिंग हीरों के लिए विख्यात था। मगध वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए और बंगाल मलमल के रेशों से बने वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में काशी एवं दक्षिण में मदुरै प्रमुख केंद्र थे। कपड़ा सबसे ज़्यादा उत्तर के काशी में मिलता था और दक्षिण के मदुरै में। यहाँ महिलाएं भी काम करती थी, विशेषकर सूत काटने का काम महिलाएं ही करती थी। इस काल में व्यापारी एवं शिल्पकार संगठित रूप से काम करने लगे थे। इनके अपने अपने संघ थे जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल का वितरण कराने का कार्य किया जाता था। श्रेणियाँ बैंक का भी कार्य करती थी। जमा धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। लाभांश का कुछ हिस्सा पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था। इसका कुछ हिस्सा धार्मिक संस्थाओं के विकास के रूप में भी दिया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि मौर्योत्तर कालीन भारत में राजनैतिक अस्थिरता के बावजूद भी कृषि एवं व्यापार में इतनी अधिक प्रगति हुई कि भारत यहाँ उत्पादित वस्तुओं एवं प्राप्त खनिजों को विदेशों में निर्यात करने वाला देश बन गया। इसी क्रम में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का विदेशी धर्म एवं संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप सुदूर पूर्व के देशों के कला एवं साहित्य भी इससे प्रभावित हुए। तो आप देख सकते हैं कि खेती के विकास से कितना कुछ संभव हो पाया। मौर्य काल के बाद किस तरह से खेती का विकास हुआ और खेती के विकास से व्यापार का भी विकास हुआ, जिससे हमारे देश का व्यापारिक संबंध विदेशियों के साथ भी स्थापित हुआ। अब यहाँ पर एक कहानी दी गई है। इस कहानी को आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी कहानी है, एक निर्धन की चतुराई। तो हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन जो हैं सब्जेक्टिव हैं, बस यहाँ पे स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।